दोस्तों, आज की कहानी है दो ऐसे प्रेमियों का जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सूरज और पायल। वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हैं, इसलिए वो भागकर कहीं दूर जाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक रात हो जाती है और उन्हें खंडर सी हवेली में रुकना पड़ता है। वहां पे उनको एक चुड़ैल का सामना करना पड़ता है। क्या वह चुड़ैल इन दोनों की जो मकसद है उसे पूरा होने में उसकी मदद करेगी या इन्हें मार देगी? ये कहानी पूरा अंत तक जरूर सुनना। कहानी स्टार्ट करते हैं। घर वालों की मर्जी के बगैर सूरज और पायल ने एक होने का फैसला कर लिया था। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने अपने घर वालों को अलविदा कह दिया था। सूरज और पायल एक कार में बैठकर अनजानी मंजिल की तलाश में चल पड़े थे, जहां उन दोनों के बीच कोई दीवार ना हो। कई घंटे के सफर के बाद उनकी कार एक घने जंगल से गुजर रही थी। तरह तरह के जीव जंतुओं की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पायल थोड़ा सा डरी हुई थी। सूरज, यहाँ से जल्दी ही चलो, पायल ने कहा। हाँ, अभी कुछ देर में हम इस जंगल को पार कर लेंगे, सूरज ने बोला। तभी कार हिचकोले से खाती हुई बंद हो गई। बार बार कोशिश करने के बाद भी वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। सूरज ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो भयानक जंगल के सिवा उसे कुछ और दिखाई न दिया। पायल का दिल धड़ धड़ करके बज रहा था। वह सूरज से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सूरज ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। वह एक अलग बात थी कि ऐसे हालात में फंसकर वह भी अंदर से डरा हुआ था। मौसम भी खराब हो चला था। रह रहकर बिजली चमक रही थी। बिजली की चमक में सूरज की नजर वहां से थोड़ी ही दूर एक खंडर जैसी इमारत पर पड़ी। वह झट गाड़ी से नीचे उतरा। कहाँ जा रहे हो? पायल ने डरते हुए पूछा। ऐसे मौसम में हम गाड़ी में रात नहीं बिता सकते। वह देखो, वो इमारत, हम आज की रात वहां रुकेंगे। वहां कोई ना कोई जरूर होगा। पता नहीं क्यों वह गाड़ी से नहीं उतरना चाहती थी, मगर यह बात वह सूरज से कह ना सकी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी इमारत थी, वह जिसका अधिकांश हिस्सा आज जर्जर हालत में था। इमारत 2 मंजिली थी। कोई है? इमारत के मेन गेट पर पहुंचकर सूरज ने आवाज लगाई, मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सूरज ने बड़े दरवाजे को धकेला तो वह स्वतः खुलता चला गया। अंदर बहुत ही अंधेरा था। सूरज ने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़ा। पीछे पीछे उससे लगभग लिपटी हुई पायल चल रही थी। मकड़ी के जाले और चमगादड़ों के डेरा के अलावा उसे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। टूटा फूटा फर्नीचर देखकर सूरज ने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि कभी ये इमारत बड़ी शानदार रही होगी। एक कमरे में मौजूद बेड पर उन दोनों ने रात काटने का निर्णय लिया। उधर उनके पीछे मौजूद एक टूटी हुई खिड़की थी जो 2 लाल आंखें से उन्हें घूरी जा रही थी। थोड़ा झाड़ पोंछने के बाद वे दोनों उस बेड पर लेट गए। एक फटी सी चादर उस बेड पर बिछी हुई थी। पायल ने सूरज के सीने पर सर रखते हुए कहा, क्या हमने घर से यूं भागकर गलत नहीं किया सूरज? इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था, वह बोला। हम दोनों घर से नहीं भागते तो आज साथ साथ ना होते। क्या मेरे बिना रह सकती थी तुम? बिल्कुल भी नहीं। यह कहकर वह उससे और ज्यादा लिपट सी गई। सूरज ने भी उसे बाहों में भर लिया। सुनसान जगह और अंधेरी रात में एक खंडर में 2 प्रेमियों का मिलन हो रहा था। आज उन दोनों के बीच की सभी दूरियां मिट रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे से लिपट कर सो गए थे और उनके पास ही एक काला धुआं कुछ अजीब सा आकार ले रहा था। दीपक का मध्यम उजाला उस भयावह आकृति का गवाह था जो अब खूनी निगाहों से उन दोनों को घूर रही थी। जब सूरज की आंख खुली तो रात के 12:05 हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी नींद कैसे खुल गई। कि बगल में पायल गहरी नींद में सो रही थी। दीपक के थोड़ा सा प्रकाश में उसका सुंदर सा चेहरा चांद की भांति दमक रहा था। उसने पायल के माथे को चूम लिया। तभी खट 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 चर 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 जैसी अजीब सी आवाजों ने रात के सन्नाटे को भंग कर दिया। सूरज को भी अब दोबारा नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में भी वे अजीब सी आवाजें सुनाई देकर
उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। कहीं हमने यहाँ रुककर कोई गलती तो ना कर दी, कहीं यहाँ पर कुछ, ऐसा वो सोच ही रहा था कि तभी भड़ाक भड़ाक जैसी आवाजों से एक बार फिर वह खंडर गूंज उठा और सूरज की सोचें छिटक गई। आवाजें उनके ठीक ऊपर से आती महसूस हो रही थी। उसने उठकर देखने का निश्चय किया। पायल को चादर उड़ाकर वह बेड से नीचे उतर गया और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढने लगा। जिस कमरे में वे रुके थे उससे कुछ ही दूरी पर उसे टूटी फूटी सीढ़ियां दिखाई दी थी। उसने फोन की टॉर्च जलाई और सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। मकड़ियों के जाले उसके मुंह पर लिपट रहे थे। वह उनको हटाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ ही पल में वह ऊपर पहुंच चुका था। नीचे की तरह ही ऊपर भी बहुत सारे कमरे थे। इस समय वह एक लंबी चौड़ी गैलरी में खड़ा था। कुछ पल उसने चारों ओर का निरीक्षण सा किया, मगर सब कुछ एकदम शांत था। कुछ पल वह यूं ही खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक कमरे का दरवाजा खुला था। सूरज उसके सामने से गुजर रहा था। तब उसे उस कमरे में कोई परछाई सी महसूस हुई। का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसने वापस मुड़कर उस कमरे के अंदर झांका, मगर कहीं कुछ भी हलचल ना थी। सूरज ने एक लंबी सी सांस खींची और आगे चल पड़ा। जो अजीब आवाजें उसे ऊपर तक खींच लाई थी वे दोबारा सुनाई नहीं दी थी। अब तक चलते चलते वह अंतिम कमरे तक पहुंच चुका था। चमगादड़ों और मकड़ियों के बेशुमार जालों के अलावा उसे यहाँ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अभी वह वापस मुड़कर नीचे जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी धड़ाम की जोरदार आवाज से वह जगह गूंज उठी। एक बार फिर से सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से आवाज की दिशा में पलटा। उससे लगभग 20-25 कदम की दूरी पर धूल भरा गुब्बारा सा उमड़ा हुआ था। जब तक वह उस जगह पहुंचा, वह गुब्बारा कुछ छट सा गया था और उस स्थान पर 2 टूटे किवाड़ पड़े हुए थे। शायद वह आवाज इन किवाड़ों के यहाँ टूट कर गिरने की थी। मामला सूरज की कुछ समझ में नहीं आया। आखिर यूं कोई दरवाजा टूटकर कैसे गिर सकता है? कौन सी ताकत है जो इतनी मजबूत चीज को यूं उखाड़कर फेंक दे? क्या कोई इंसान है या फिर इसके आगे के शब्द उसके जहन में आते से पहले वह उछल पड़ा, क्योंकि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। डर और भय की लहर के दिल में गुजर रही थी। पसीने से नहा उठा था। एक झटके से पलटा और वह देखता है कि सामने पायल खड़ी थी। सूरज को बदहवास सा देखकर पूछा उसने, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ नहीं, सूरज ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मगर तुम यहाँ कैसे आई? जब मेरी आंख खुली तो तुमको वहाँ ना पाकर मैं बहुत घबरा गई और तुमको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चला आया। यह कहकर उसने पायल को अपने सीने से लगा लिया। तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ, मगर उसने पायल से कुछ न कहा। वे दोनों वापस अपने कमरे की ओर चल पड़े। कुछ मिनटों में वे कमरे में पहुंच चुके थे। अंदर दीपक का धीमा प्रकाश फैला हुआ था और बेड पर पायल सो रही थी। यह देखकर सूरज को झटका सा लगा। फिर वो के साथ कौन था? ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर से चौंक पड़ा हुआ। यह सच है या कोई सपना? उसने अपने हाथ पर चिकोटी काटी। उसे दर्द महसूस हुआ। का मतलब वह कोई सपना नहीं देख रहा था। मगर यह कैसे संभव है? अगर पायल यहाँ सो रही है तो उसके साथ ऊपर कौन थी? कौन थी वह जो पायल जैसी थी? बिल्कुल, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ने भागकर पायल को संभाला कि वह ठीक है या नहीं। पायल को अपने सीने से लगाकर उसे चूमने लगा। वह अब पायल की भी नींद खुल गई। उसने भी सूरज के प्यार का जवाब प्यार से दिया, मगर उसके दिल की धड़कनें बड़ी जोर से धड़क रही थी। इस चीज को देखकर, क्या हुआ सूरज, तुम कुछ बदहवास से लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। सूरज ने पायल को वह सब बताना उचित ना समझा जो कुछ देर पहले उसके साथ घटा था। वह नहीं चाहता था कि पायल खौफ के साए में घिर जाए।
तो फिर आधी रात को क्या रोमांस करने का मूड है? पायल ने शरारती अंदाज में कहा। इससे पहले कि सूरज कोई जवाब दे पाता, पायल की चीख खंडर में गूंज उठी। क्या हुआ पायल? सूरज ने उसके कंधों को पकड़कर झंझोड़ा, मगर पायल के मुंह से आवाज ना निकल पाई। ने कमरे की खिड़की की ओर इशारा किया। जब सूरज ने उस ओर देखा तो वह भी सिहर उठा। के फरिश्ते कूच कर गए। शरीर सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा गया। डर से सिहर उठा सूरज भी। पायल अभी भी चीख रही थी। दृश्य ही ऐसा भयानक था। टूटी खिड़की पर एक डरावनी आकृति खड़ी थी। अंगारों से जलती लाल आंखें, बड़े बड़े भयानक दांत और उनसे लाल लहू सा टपक रहा था। बड़े बड़े बाल बिखर कर उसे और भी भयानक बना रहे थे। जब बाहर आसमान में बिजली कड़की तो वह और भी डरावनी दिख रही थी। पायल सूरज से पूरी तरह लिपट गई। वह डर से थर थर कांप रही थी। सूरज का दिमाग कुंद सा पड़ गया था। सोचने समझने की सारी शक्ति जैसे चली गई थी, मगर जल्दी ही उसने खुद को संभाला। कुछ पल दिखाई देने के बाद खिड़की से वह चुड़ैल गायब हो चुकी थी। कुछ क्षण के लिए सूरज ने चैन की सांस ली। उसने पायल को संभाला। वह इतनी डर गई थी कि बेहोश हो गई थी। सूरज ने उसे होश में लाने के लिए उसे पुकारा, पायल पायल, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो गई थी। अचानक एक हवा का जबरदस्त झोंका आया और दीपक गिरकर बुझ गया। अब वहां बहुत गहरा अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं दे रहा था। उसी पल खून जमा देने वाली ठहाकों से वह स्थान गूंज उठा। हा 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 हा। यह हंसी किसी औरत की मालूम पड़ रही थी। सूरज समझ चुका था कि वह और पायल बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सब कुछ इतनी तेजी से घट रहा था कि उसे सोचने समझने तक का अवसर नहीं मिल रहा था। इस खंडर में किसी प्रेत आत्मा का वास है, किसी चुड़ैल का साया है, और शायद वह नहीं चाहती है कि कोई यहाँ रुके, तभी तो बार बार अपनी उपस्थिति का आभास करवा रही है। वह इतनी भयानक है। वह सूरज ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और वापस दिए को जलाने के लिए वह वहां से उठा, मगर यह देखकर उसे निराशा हुई कि नीचे गिरकर उसका सारा तेल बिखर गया था। उसके फोन की बैटरी अभी आधी बची हुई थी। उसने उसी प्रकाश के माध्यम से पूरी रात काटने का निर्णय लिया। अजीब मुसीबत में दो प्रेमी फंस गए थे। आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई थी। बाहर भयंकर जंगल और मूसलाधार बारिश थी। अंदर खौफ था, एक दहशत थी। पायल को होश में लाने के लिए पानी की जरूरत थी और पानी गाड़ी के अंदर ही बोतल में रह गया था। क्या पायल को अकेले छोड़कर बाहर गाड़ी तक जाना उचित होगा? मगर के सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे जल्दी वापस आना होगा। यह फैसला कर सूरज ने पायल को वहीं कमरे में छोड़ा और बाहर जाने के लिए वहां से निकल पड़ा। मूसलाधार बारिश और रह रहकर चमकती कड़कती बिजली के साथ सूरज खंडर से बाहर निकल गया। उसने गाड़ी तक पहुंचकर गाड़ी का लॉक खोला और पानी की बोतल उठा ली। वापस जाने से पहले उसने एक बार फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना मिली। पानी की छींटें मुंह पर लगते ही पायल होश में आ गई, मगर होश में आते ही दहशत फिर से उसके चेहरों पर नाच रही थी। मुझे यहाँ से ले चलो सूरज, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी हम दोनों को। डर से कांपती हुई फिर से रो पड़ी वह। सूरज ने उसे हौसला देते हुए कहा, डरो मत पायल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते कोई भी तुमको छू नहीं पाएगा। चीख पड़ी वह। तुम समझते क्यों नहीं सूरज, मुकाबला किसी जिंदा इंसान से किया जा सकता है, आत्मा से नहीं, और वह भी एक बुरी आत्मा से। मगर पायल, ऐसी भयानक रात में हम बाहर भी तो नहीं जा सकते। बाहर तूफान और बारिश है, भयानक जंगल है, हमारी गाड़ी भी खराब है। झुंझला सा गया था वह। चलो हम गाड़ी में ही बैठकर रात बिता लेंगे, बोली वह। सुबह कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ही मिल जाएगा। पायल की जिद के सामने बेबस सूरज को सहमत होना पड़ा। उसने समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसने पायल का हाथ थामा और उसे डरावने खंडर से बाहर ले गया। बारिश अब कम हो गई थी। कभी कभी बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों अपनी कार में सवार हो चुके थे। कार को लॉक करने के बाद उसने पायल का डर कुछ कम करने के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया, मगर
पायल की डरी डरी नजरें अभी भी खंडर पर जमी हुई थी। जब भी बिजली की चमक उस पर पड़ती थी तो वह और भी डरावना दिखाई देता था। अचानक उसकी नज़र खंडर की छत पर खड़े उस साए पर पड़ी जो उस चुड़ैल के सिवा किसी और का ना था। पायल को लगा कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वह देखो सूरज, उधर छत पर देखो, वह उधर खड़ी है। सूरज ने पायल की बताई हुई दिशा में देखा मगर उसे कुछ दिखाई ना दिया। वह नहीं समझ पाया कि आखिर हो क्या रहा है। उसने झुंझलाकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश की और आश्चर्य की बात, इस बार कार स्टार्ट हो गई। सूरज और पायल खुशी से झूम उठे। पायल ने भयानक भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। ऐसी मनहूस और भूतिया जगह से अब मुक्ति मिलने वाली है, यह सोचकर उनके चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई थी। सूरज ने गियर डाला और कार आगे बढ़ा दी, मगर यह क्या, कार वहां से आगे बढ़ने की बजाय वापस खंडर की ओर मुड़ गई, और वह भी पूरी तेजी रफ्तार से। सूरज के हाथ में स्टीयरिंग जरूर था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत से कार वापस खंडर की ओर खींचा जा रहा था। नतीजा, भड़ाक की जोरदार आवाज के साथ कार खंडर की एक दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों की चीखें इस धमाके के शोर में दब कर रह गई। अगले पल दृश्य यह था कि लहूलुहान सूरज गाड़ी से बाहर पड़ा था। पायल को भी मामूली चोटें आई थी। उसने सूरज को पुकारा मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसे कोई सूरज, क्योंकि सूरज बेहोश हो चुका था। अब पहले से भी ज्यादा भयानक स्थिति हो चुकी थी। बाजी अब पूरी तरह से उस प्रेत आत्मा के हाथ में थी जो यह सारा खेल खेल रही थी। एक बार फिर पायल के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लाल अंगारों सी आंखों वाली वह चुड़ैल उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। पायल रो रही थी, चीख रही थी, सूरज को झंझोड़ कर उठा रही थी। पायल रो रही थी, चीख रही थी, सूरज को उठा रही थी, मगर उसके सब प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे थे। सूरज के सिर पर बहुत चोट लगी थी जिससे खून निकल रहा था। हाथ पांव पर भी बहुत सारे निशान थे जिनसे खून रिस रहा था। अब भयानक आकृति लगातार पायल की ओर बढ़ रही थी। पायल का रोआ रोआ कांप उठा। रात का भयानक अंधेरा, वीरान जंगल और अकेली लड़की मददगार बेहोश ने डर के मारे आंखें मूंद ली और भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका अंत समय निकट आ गया है। तभी उसके शरीर को एक झटका सा लगा और वह हवा में उड़ती सी चली गई। उसका जिस्म लगातार उड़ता उठता चला गया। उसके मुंह से चीखें निकल रही थी, दहशत से आंखें फटी थी। हवा में उड़ता उसका जिस्म पेड़ों की टहनियों से टकरा रहा था। उसकी चीखें उस वीराने के सीने को चीरते हुए गूंज रही थी और इसके साथ साथ उस भयानक चुड़ैल के भयानक हंसी के ठहाके दिल दहला रहे थे। पायल का जिस्म खंडर के भीतर की ओर खींचने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने। पायल गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। अगले पल हवा में लहराता उसका जिस्म खंडर के भीतर कहीं जा गिरा। अब पायल की चीखें भी बंद हो गई थी। चारों ओर मौत के बाद जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। बीच में जंगली जानवरों की गुर्राहट और उल्लुओं की आवाजें कुछ पल के लिए सन्नाटे को भंग कर देती थी। पूर्व दिशा की ओर लालिमा सा छा गया था। सुबह होने वाली थी का संदेशा आ रहा था। अंधकार का नामो निशान मिटकर चारों ओर उजाले ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। मगर बीती हुई रात किसी के जीवन पर बहुत भारी पड़ी थी। नए जीवन की शुरुआत करने के वास्ते घर से निकले सूरज और पायल, पर यह रात बनकर टूट चुकी थी उनके ऊपर। जब सूरज की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी नुमा घर में एक खटिया पर लेटे हुए पाया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे थोड़ी ही दूर पर एक काले रंग का कुत्ता बैठा दिखाई दिया। सूरज को होश में आते देख वह भौंकने लगा। क्या है ब्रूनो, क्यों भौंक रहे हो? बाहर से एक भारी भरकम आवाज आई और एक बुढ़ा आदमी अंदर आया जिसकी उम्र 70 वर्ष से कुछ ऊपर ही होगी। लंबी सफेद दाढ़ी और जिस्म पर भी सफेद कपड़े ही पहने था। सूरज को उठने की कोशिश करते देख बोला, लेटे रहो बेटा।
तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें चोटें भी बहुत लगी है जिन पर मैंने दवा लगा दी है। सूरज ने उनसे पूछा, आप कौन है और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? पायल कहाँ है? सूरज ने एक साथ सवालों की झड़ी लगा दी थी। बूढ़े ने के नजदीक आते हुए कहा, तुम भूतिया खंडर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ कि ब्रूनो ने तुम्हें देख लिया। मैं तुम्हें अपने घोड़े पर लाद कर किसी तरह यहाँ तक ले आया, मगर वहाँ कोई लड़की नहीं थी। चिंतित हो उठा सूरज। पायल कहाँ गई? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? मुझे पूरी बात बताओ बेटा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? उस खतरनाक जगह पर तुम पहुँचे कैसे? सूरज ने पिछला सारा घटनाक्रम उसे सुनाया। बुढ़े ने अपना नाम जार को बताया। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव भी था, माधोपुर। बुढ़ा जार को वहीं का निवासी था। तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार था वह। एक घोड़े और कुत्ते के साथ काफी समय से इस जंगल में रहता था। सूरज जान चुका था कि एक यही आदमी है जो उसकी सहायता कर सकता है। इसलिए सूरज ने जारको से मदद की गुहार लगाई। काफी देर तक सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, हमें वहां जाने से पहले कुछ खास तैयारियां करनी होगी। कैसी तैयारियां? सूरज ने सवाल किया। अनुभवी जारको ने कहा, उस बला से टक्कर लेने की तैयारियां। वह बहुत शक्तिशाली है, जितना तुम सोच रहे होगे उससे कहीं ज्यादा। वर्षों से वह उस महल में भटक रही है। जो भी उसके आसपास भटकता है वह बेमौत मारा जाता है। रात के समय तो वहाँ डर के मारे कोई भटकता भी नहीं है। जारको उस चुड़ैल के बारे में काफी कुछ जानता था, मगर कैसे? चाहकर भी सूरज उससे पूछना चाहा, बट नहीं पूछ सका, क्योंकि इस समय उसे सिर्फ और सिर्फ पायल की चिंता सता रही थी। वह चिंतित स्वर में बोला, पायल पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी। जारको की नजरें जैसे कहीं शून्य में टिक गई और उसने कहा, या तो वह मर गई होगी या फिर क्या? सूरज चीख सा पड़ा, या फिर उस चुड़ैल के वश में हो गई होगी। जारको ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया। सीलन और बदबू से भरे एक कमरे में पड़ी थी पायल। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लौट रही थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर उठना तो दूर, वह अपनी एक उंगली तक भी नहीं हिला पा रही थी। अचानक उसे अपने सीने पर कुछ भारी दबाव सा महसूस हुआ। वह दबाव किसी पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांस घुटने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। उसने किसी तरह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की तो वह सिहर उठी। अंगारों सी आंखों वाली परछाई उसके सीने पर सवार थी। पायल दहल गई। ने चीखने की कोशिश की, मगर वह चीख ना सकी। काली परछाई के मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी। जब तक सूरज और जारको उस खंडर तक पहुंचे, शाम हो चुकी थी। ब्रूनो भी उसके साथ था। वे दोनों सावधानी से महल के भीतर प्रवेश करते चले गए। चलते चलते एक जगह पर जारको रुक गया। सूरज उसकी ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, यहाँ इस स्थान पर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। इसका मतलब यह वही कहीं आसपास है। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर बात पायल की ना होती तो मैं वह या फिर यहाँ हरगिज वापस ना आता। मगर बात जब प्यार की हो तो इंसान भगवान से भी टकरा सकता है। यहाँ तो फिर भी शैतान से टकराना था। तभी उनके ऊपर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। फुसफुसाया जारको, वह ऊपर कहीं है। ऊपर जाने का रास्ता सूरज को पता था, क्योंकि वह पहले भी वहां जा चुका था। इसलिए उन दोनों को ऊपर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरे की चादर भी चारों तरफ फैल चुकी थी। ऊपर पहुंचकर वे सावधानी से चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी जारको चिल्लाया, नीचे झुक जाओ। और अगले ही पल वे दोनों फुर्ती से जमीन पर औंधे मुंह लेट गए। उनके ऊपर से लोहे के दो मजबूत सरिये सूं की आवाज करते गुजर गए। अगर नीचे होने में उनको जरा भी देर हो जाती तो वे सरिये उनके जिस्मों को बिंध डालता। वह जान चुकी है कि हम यहाँ आ गए हैं, जारको फुसफुसाया। तभी सामने गैलरी के अंतिम छोर पर एक काली परछाई की सी उभरी और साथ साथ ही हंसी के ठहाके। हंसी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे दो आवाज एक साथ आ रही हो।
जारको वहीं जमीन पर सिद्धसन जैसी मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। सब व्यर्थ जाएगा। जारको, काली परछाई के मुंह से पहली बार दहाड़ सी निकली। वहीं दो आवाजें एक साथ निकलती लग रही थी। इस लड़की के जिस्म और आत्मा पर अब मेरा अधिकार हो चुका है। इसको तो अब मरना ही होगा। लेकिन अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो तुम दोनों भी बेमौत मारे जाओगे। उस आवाज में कुछ ऐसा खौफ था कि सूरज के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। लेकिन जारको ने उसकी ताकत को तौलने के इरादे से ललकारा। तो देर किस बात की, आ मार हमें। खुली चुनौती से वह और ज्यादा भड़क सी गई और गुर्राती हुई एकदम से उनके सामने आ गई। जब सूरज की नजर उस पर पड़ी तो वह चीख उठा, नहीं, ये तो पायल है। उस चुड़ैल ने पायल के शरीर पर काबू कर लिया था। बिखरे बाल, लाल अंगारों सी आंखें, नुकीले दांत, रंग काला स्याही पड़ चुका था और शरीर से एक अलग सी बदबू आ रही थी। यह सब किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी था। सूरज उसकी ओर लपका, होश में आओ पायल। और यही वह गलती कर बैठा। चुड़ैल के एक ही जबरदस्त वार से वह छत से टकराकर दूर जा गिरा, जिसमें जैसे बेजान हो गया सूरज। अब वह जारको की तरफ लपकी, मगर वह पूरी तरह से तैयार था। उसने झट से अपने जेब से एक पुड़िया सी निकाली और एक फूंक द्वारा उस पर छोड़ दी। और आश्चर्य, पायल और चुड़ैल की संयुक्त चीखें वहां गूंज उठी और वह टूटी छत के एक हिस्से में घुसकर वहां से गायब हो गई। सूरज को उस बुढ़े जारको की शक्तियों पर हैरानी सी हो रही थी। वह लड़खड़ाते हुए उसके पास आया और पूछा, क्या वो चली गई? हाँ, मगर कुछ समय के लिए ही बस, जारको ने जवाब दिया। वह वापस लौटेगी। उसने लड़की के जिस्म पर भी कब्जा कर लिया है। अगर हम उसे खत्म करना चाहेंगे तो के साथ साथ लड़की भी मारी जाएगी। नहीं बाबा, पायल को कुछ नहीं होना चाहिए, सूरज ने कहा। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम पायल को बचा सके और उस चुड़ैल को खत्म कर सके। कुछ पल सोचने के बाद जारको ने कहा, जो आया है उसे जाना भी होगा। एक मार्ग है, मगर वह इतना सरल नहीं है। आप रास्ता बताइए, मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा, सूरज ने अपने दांत भींचते हुए कहा। मैं कुछ पल के लिए उस लड़की के जिस्म से उस चुड़ैल को बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक उसी पल तुमको उस चुड़ैल की अस्थियों का अंतिम संस्कार करना होगा। अगर वह फिर से वापस लड़की के जिस्म में प्रवेश कर गई तो उसे हराना आसान ना होगा। मैं तैयार हूँ, मगर हम इतनी जल्दी उसकी अस्थियों को कैसे ढूंढेंगे? सूरज ने शंका जताई। रहस्यपूर्ण अंदाज में बोला जारको, मैंने यहाँ आते ही ब्रूनो को इस काम के लिए लगा दिया था। वह अब तक ढूंढने के करीब होगा। हम अपनी तरफ से भी उसकी कब्र खोजेंगे। शुरुआत वहां से होगी जहां सबसे पहले हमें नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई, मगर यह सब इतनी आसानी से नहीं होने देगी वो। इसलिए हमें यह सब एक रणनीति के तहत करना होगा। कैसी रणनीति? सूरज ने पूछा जारको से। जारको ने कहा, जब हमारा उससे सामना होगा तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा और तुमको उसकी अस्थियों पर यह फेंक कर आग लगा दोगे। यह कहते हुए उसने एक पुड़िया सूरज के हाथ में थमा दी। सूरज ने कबाड़ खाने जैसे स्थान से एक फावड़ा लिया और कब्र की तलाश में लग गया। तभी उनको सामने से ब्रूनो भागकर आता हुआ दिखाई दिया। वह जारको को कूं कूं करते कुछ बता रहा था। चलो ब्रूनो, हमें वहीं ले चलो। जारको के यह कहते ही कुत्ता उनके आगे आगे चल दिया और वे दोनों उसके पीछे पीछे। खंडर के पिछले हिस्से में एक जगह एक कोने में जाकर वह अपने पंजों से जमीन को खोदने लगा। सूरज ने उस स्थान पर खोदना शुरू कर दिया। बाहर दरवाजे पर जारको एक लकड़ी के द्वारा लकीर सी खींच रहा था। लकीर खींचकर बोला, अब वह इतनी आसानी से इस रेखा को पार करके अंदर नहीं आ पाएगी। थोड़ी खुदाई के बाद ही सूरज को जमीन से नीचे सीढ़ियां जाती दिखाई दी। सूरज की आंखों में चमक आ गई। यहीं नीचे उसकी कब्र होगी। ने नीचे उतरने का फैसला किया। तभी छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा और वहां से चुड़ैल सीधे सूरज के ऊपर आ गिरी। छत टूटने से जारको सावधान हो गया। वह अंदर की ओर भागा। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि चुड़ैल सूरज के सीने पर सवार है।
और उसका गला दबाने का प्रयास कर रही है। सूरज सारी ताकत लगाकर भी उसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। जारको ने बिना देर किए अभिमंत्रित जल अंजुली में लेकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया और साथ में कुछ मंत्र भी बुदबुदाने लगा। नतीजा, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। कभी पायल का चेहरा उभर कर आ रहा था तो कभी चुड़ैल का काला चेहरा। सूरज उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया था। चिल्लाया, जारको, जल्दी से नीचे जाकर उसकी अस्थियों को आग लगा दो, यह पायल के जिस्म से निकलने वाली है। सूरज तेजी से सीढ़ियों की ओर लपका और कुछ पल के लिए जारको का ध्यान सूरज की तरफ चला गया और ठीक उसी पल चुड़ैल की ताकत से एक भारी भरकम किवाड़ टूटकर उसके सीने पर आ गिरी। चीख कर गिर पड़ा वह। सूरज की नजर एक बड़े ताबूत पर गई। उसने अपनी जेब से जारको की दी हुई पुड़िया निकाली और ताबूत पर फेंक दिया, आग लगा दी। चुड़ैल पायल के जिस्म को छोड़ चुकी थी और पायल का बेजान सा शरीर एक तरफ पड़ा था। चुड़ैल काले धुएं के घेरे में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कभी गुर्राहट से उसके मुंह से निकल रही थी। अपना काम निपटा कर सूरज भी ऊपर आ चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वे कामयाब हो चुके हैं। कुछ पलों तक काली सी आकृति वहां चक्कर काटती रही और एकाएक फिर आखिरी बार काला धुआं दिखा और छट कर गायब हो गया। सूरज की नजर जख्मी जारको पर पड़ी। वह एक तरफ पड़ा हुआ था। पास में उसका कुत्ता कू कू करके उसकी ओर लिपट सा रहा था। सूरज ने उसे संभाला। आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक से आपका परिचय भी नहीं जान पाया कि आप कौन हैं। जारको ने तब एक धमाका सा किया, यह कहकर कि अभी जिस चुड़ैल को हमने खत्म किया है, कभी वह मेरी पत्नी हुआ करती थी। इस खुलासे से हैरान रह गया सूरज। अपने काले जादू के बल पर उसने गांव और आसपास के सभी लोगों का जीना हराम कर रखा था। एक रात जब वह उस खंडर में गांव की एक छोटी बच्ची पर अपना तंत्र मंत्र चलाकर उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रही थी, तब गांव के बहुत से लोगों ने उसे यहीं इसी खंडर में मारकर दफना दिया। तब से उसकी रूह उसी खंडर में भटकने लगी। वह मरकर और भी शक्तिशाली हो गई थी। मैंने गांव छोड़ दिया और जंगल में ही रहने लगा। अपनी बात खत्म करके उसने सूरज को कहा, तुम उस लड़की को संभालो, उसे अभी होश में लाना जरूरी है। सूरज ने जारको के कहे अनुसार पायल को संभाला। कुछ देर की कोशिशों के बाद उसे होश आ गया। जब उसकी नजर सूरज पर गई तो उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। उसने सूरज को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। के बाद पायल और सूरज घायल जारको को सहारा देकर महल से बाहर ले गए और जारको के कहे अनुसार उसके घर की ओर चल पड़े। अभी वे उसकी झोपड़ी के बाहर ही पहुंचे थे कि जारको ने अंतिम सांस ली। का बुढ़ा जिस्म चोटों से उभर ना पाया था। सूरज और पायल की आंखें नम हो गई। उनको नई जिंदगी बख्शने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने भारी मन से ब्रूनो को अपने साथ लिया और वहां से चल पड़े एक नई मंजिल की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही कहानियाँ आगे भी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप फिर मेरे YouTube फैमिली का पार्ट बन सकते हो। और अगर आपके पास अपनी खुद की कोई कहानी है या कुछ हॉरर स्टोरीज़ है या एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी।